नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विभवांतर और रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके थे विभव क्या होता है। जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य के परिमाण को हम कहते हैं विभव। अगला है दोस्तों विभवांतर। तो फ्रेंड, विभवांतर पढ़ने के पहले हम एक चीज समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बीकर हैं और दो बीकर में एक में अधिक ऊंचाई तक पानी रखा है और एक में कम ऊंचाई तक पानी रखा है और इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड, जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, पानी का फ्लो कहां से कहां होगा? बड़े बीकर से जहां अधिक पानी है से छोटे बीकर की ओर जहां कम पानी है। यानी कि जहां अधिक पानी वहां क्या होगा? पानी का प्रेशर अधिक होगा। जहां कम पानी वहां पानी का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर पानी का प्रवाह होगा। दोस्तों, क्लियर सी बात है। उसके बाद मान लीजिए एक धातु का टुकड़ा हम लेते हैं और इस धातु के टुकड़े को एक सिरे को हम गर्म करते हैं। तो फ्रेंड, एक सिरा क्या होगा? गर्म होगा। तो ठीक है दोस्तों, गर्म होने पर अब उसको हम छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो सिरा बी है वो बी क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है ऑटोमेटिक। हम एक सिरे को ही गर्म करते हैं और गर्म करके छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं बी सिरा दोस्तों क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। इसका मतलब जो हीट होता है, हीट यानी कि ताप का प्रभाव भी कहां से कहां होता है? गर्म सिरे से ठंडे की ओर, यानी कि अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर। तो फ्रेंड, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि किसी चीज का भी प्रवाह जब होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, तो प्रवाह कहां से कहां होता है? अधिक से कम की ओर। क्लियर है फ्रेंड? अधिक से कम की ओर। यहां पर पानी का फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? पानी के प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। अधिक से कम की ओर प्रेशर डिफरेंस बोलेंगे। यहां पे क्या होना चाहिए? टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर क्या होना चाहिए? यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। दोस्तों, उसी प्रकार विद्युत धारा के प्रवाह होने के लिए भी धारा कहां से कहां प्रवाहित होगी? हाई से लो की ओर। तो उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल में क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है फ्रेंड? तो ये तो हमने समझ लिया कि धारा प्रवाह होने के लिए क्या होना जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोस्तों देखिए, तो समझ लिया फिजिकली हमने इसका डेफिनेशन कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखते हैं ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड, मान लेते हैं यहां पर कि एक तार है और इस तार का एक सिरा ए है और एक सिरा बी है और इस तार में विद्युत धारा यानी कि करंट, जिसको हम कहते हैं करंट, है ना, करंट बोलते हैं। ये करंट क्या है? विद्युत धारा फ्लो हो रही है, ए से बी की ओर जा रही है। क्लियर है फ्रेंड? तो देखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं की गई थी, है ना, जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं की गई थी तब ये माना जाता था कि हमेशा किसी भी चालक में जो धन आवेश होता है ना, कि धन आवेश ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूवमेंट करते हैं और धन आवेशों के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत या करंट प्रवाहित होती है या करंट प्रोड्यूस होता है। ये माना जाता था दोस्तों इलेक्ट्रॉन के खोज के पहले। तो फ्रेंड, जहां से इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो रही है उसको हम मान लेते थे क्या? धन आवेश का क्षेत्र मान लेते थे। ठीक है, और जिस ओर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है उसको हम मान लेते थे क्या? ऋण आवेश का क्षेत्र। क्योंकि फ्रेंड, पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे, तो मान्यता ये थी कि जो चार्ज होते हैं, धन आवेश ही क्या होते हैं? चालक में गति करते हैं धन से ऋण की ओर और विद्युत धारा प्रवाहित होती है कहां से? धन से ऋण की ओर क्या होती है? करंट आई प्रवाहित होती है। ये माना जाता था इलेक्ट्रॉन की खोज के पहले। इसलिए दोस्तों हम जानते हैं किसी भी चीज के प्रवाह के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंस। हाई से कहां? लो। तो धारा भी कहां से कहां प्रवाहित होगी? हाई से लो ही प्रवाहित होगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है। कोई भी चीज का प्रवाह कहां से कहां होता है? हाई से लो। इसलिए धन आवेश के क्षेत्र को मान लिया गया क्या? हाई पोटेंशियल मान लिया गया। हाई पोटेंशियल मान लिया गया और ऋण आवेश के क्षेत्र को क्या मान लिया गया? लो पोटेंशियल मान लिया गया। दोस्तों, लो पोटेंशियल मान लिया गया। तो धारा कहां से कहां प्रवाहित हो रही है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। मतलब क्या है? पोटेंशियल में क्या है? डिफरेंस है। दोस्तों, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या विभव में अंतर या विभवांतर।
तो दोस्तों किसी भी तार में चालक पे धारा कैसे प्रवाहित होगी, खुद तो प्रवाहित होगी नहीं, प्रवाहित करना पड़ेगा इनको बाहर फोर्स लगा के। तो हम क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो ये बैटरी क्या करेगा, प्लस को धकेलेगा और बी की ओर लेकर के जाएगा। ये थी मान्यता कब, इलेक्ट्रॉन की खोज के पहले। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है ये कहां से कहां दिया गया, प्लस से माइनस की ओर दिया गया। और ये माना गया कि धन आवेश ही प्लस से माइनस की ओर गति करते हैं। परंतु जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली गई, जब इलेक्ट्रॉन का पता कर लिया गया, तब वहां पर हमको ये जानने को मिला कि वास्तव में धन आवेश गति नहीं करते हैं। गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। जो मैंने लास्ट चैप्टर में डिस्क्राइब किया था आपको आवेश के बारे में, वहां आप देख सकते हैं गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हमको उल्टा देखने को मिला, गति धन आवेश नहीं करते, गति कौन करता है, ऋण आवेश गति करता है। ये जो है आवेश बी से ए की ओर इस प्रकार से आएंगे। आवेश कहां से कहां आएंगे, बी से ए की ओर। मतलब ये कॉन्सेप्ट कि आवेश ए से बी की ओर गति करते हैं, धन से ऋण की ओर, गलत हो गया। आवेश कहां से कहां गति करते हैं, बी से ए की ओर। परंतु दोस्तों एक जो इसमें डिफेक्ट था, यानी करंट का डायरेक्शन दिया गया था पहले, इलेक्ट्रॉनिक खोज से पहले कहां से कहां दिया गया था, ए से बी की ओर दिया गया था। ये था हमारा करंट का डायरेक्शन। और ये माना गया था कि चार्ज धन से माइनस की ओर जाते हैं, यानी कि चार्ज का मूवमेंट और करंट का डायरेक्शन दोनों का सेम था, धन से ऋण की ओर। जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली गई तो ये माना गया कि धन से ऋण की ओर नहीं होता मूवमेंट, कहां से कहां होता है, ऋण से धन की ओर। लेकिन दोस्तों करंट के डायरेक्शन को नहीं बदला गया। तो आज भी यही माना जाता है कि करंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस की ओर। और चार्ज कहां से कहां फ्लो होते हैं, माइनस से प्लस की ओर फ्लो होते हैं। इसलिए हमेशा करंट का डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट दिया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्लियर दोस्तों। और इसे हम कहते हैं क्या, विभवांतर। ठीक है फ्रेंड। तो अब तो हमने समझ लिया फिजिकली विभवांतर होता क्या है। अब इसका हम डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे दोस्तों। तो देखिए चार्ज का मूवमेंट हो रहा है कहां से कहां, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक है दोस्तों, चार्ज एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है दोस्तों। ठीक है। और मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, हम बाहरी सोर्स से कर रहे हैं, बैटरी लगा कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज का मूवमेंट। तो विभवांतर क्या है, किसी आवेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो बाहरी कार्य करना पड़ रहा है, इस कार्य के परिमाण को हम कहते हैं क्या, विभवांतर। तो फिर से दोस्तों सेम सूत्र होगा इसका भी, जो विभव का होता है V इज इक्वल टू क्या, W/Q। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभव में अंतर या विभवांतर। ठीक है दोस्तों। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होगा। क्लियर है फ्रेंड। तो देखिए विभव में और विभवांतर में एक बेसिक डिफरेंस है। विभव में क्या था, चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर ला रहे थे, अनंत से, इनफाइनाइट से। विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम लेके जा रहे हैं फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा क्या, विभवांतर। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विभव और विभवांतर का, समझने में बहुत ही दिक्कत होता है। हम मान लेते हैं V इज इक्वल टू W/Q होता है और मान के हम पूरा अपना चैप्टर खत्म कर लेते हैं, परंतु हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में विभव और विभवांतर होता क्या है। तो ये भूलिएगा नहीं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगी दोस्तों। अगला दोस्तों ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या है पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएससी के लिए दोस्तों ओम का नियम। तो आगे हम पढ़ते हैं। इससे पहले अभी भी हमने बात की क्या, विद्युत धारा की। अब जैसे हम आवेश विभव पढ़ते आ रहे थे तो हमने बात की क्या, विद्युत धारा की दोस्तों। धारा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर, यानी किसी चालक में प्रति सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उस आवेश के प्रवाह को ही हम कहते हैं क्या, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा दोस्तों क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि प्रति सेकंड जितना आवेश चालक से प्रवाहित हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। सो फार्मूला होता है Q/T। यदि मान लीजिए कि एक सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा तो धारा के मान को हम कहते हैं दोस्तों 1 एम्पियर। इसको हम कहते हैं 1 एम्पियर। तो मान लीजिए किसी चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, धारा कितनी ही कहेंगे हम, इसे 1 एम्पियर है कहेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो धारा का यूनिट होता है क्या, 1 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड। तो आगे हमको पढ़ना है ओम्स लॉ। ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई एक चालक है हमारे पास,
चालक मतलब एक वायर, सिंपल सा ले सकते हैं एक वायर। इस वायर में हम अलग अलग वोल्टेज लगा रहे हैं बैटरी के द्वारा। यहाँ पर एक बैटरी है दोस्तों ये, और ये बैटरी के द्वारा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट अलग अलग हम यहाँ पर वोल्टेज लगा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और अलग अलग वोल्टेज लगा के इस चालक में से प्रवाहित होने वाले धारा का मान को हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मान लीजिए कि मैंने जब 2 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी लगाया और करंट को मेजर किया, नापा, तो हमको 2 एम्पीयर करंट यहाँ पर हमको मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों अगला हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाते हैं और करंट का मान नोट करते हैं। तो हमको कितना मिला, 4 वोल्ट किए बैटरी के मान को, तो करंट हमको मिला है 4 एम्पीयर। यानी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, विभवांतर को बढ़ाएंगे, तो करंट का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो हमको डाटा मिले हैं, इस डाटा को हम क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो एक तरफ हम ले लेते हैं क्या, करंट का मान ले लेते हैं, एक तरफ ग्राफ में हम लेते हैं एक्स एक्सिस में ले लेते हैं करंट को, और वाई में ले लेते हैं किसको, हम सॉरी एक्स में लेते हैं वोल्टेज को, और वाई में लेते हैं किसको, करंट को, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमको डाटा को प्लॉट करना है ग्राफ में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 वोल्टेज के अलग अलग रेंज यहां पर मैंने एक्स एक्सिस में ड्रा कर दिए। सेम यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 ये करंट के अलग अलग रेंज मैंने यहां पर ड्रा कर दिए वाई एक्सिस में। अब चलिए देखते हैं। देखिए जब वोल्टेज 2 वोल्ट है, यानी कि यहां पर है वोल्टेज का मान, तब करंट कितना है, 2 एम्पीयर, यानी करंट का मान यहां पर है, ठीक दोस्तों। तो इनको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाने पर वोल्टेज और करंट इस पॉइंट पर कटते हैं, ठीक है। अब देखिए जब वोल्टेज 4 वोल्ट है तो कितनी करंट, 4 एम्पीयर। तो वोल्टेज 4 वोल्ट है तो करंट कितनी है, 4 एम्पीयर। इनको आगे बढ़ाइए, तो देखिए दोस्तों इनको आगे बढ़ाने पर फिर से कहीं पर इस पॉइंट पर ऐसे कटते हैं। अब देखिए 6 वोल्ट है वोल्टेज, करंट कितनी है, 6 एम्पीयर। 6 है वोल्टेज का मान, करंट भी कितना मिला, 6 एम्पीयर। इनको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों हम, ठीक है। इनको आगे बढ़ा के फिर से हम प्लॉट करते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों ये अलग अलग बिंदु हमको मिलते हैं अलग अलग पॉइंट के लिए। जब इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं दोस्तों इस प्रकार से, तो हम देखते हैं कि इस ग्राफ में हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो दोस्तों हमको एक्स और वाई एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन या स्लोप स्ट्रेट कब मिलेगा, जब ये दोनों जो फिजिकल वेरिएबल हैं वोल्टेज और करंट, जब दोनों समान अनुपात में आगे बढ़ेंगे, तभी हमको ग्राफ में मिलने वाला लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्लियर है फ्रेंड। तो इसका मतलब दोस्तों निष्कर्ष ये निकला कि हम ये कह सकते हैं यहां पर कि जो करंट है ये क्या है, वोल्टेज के विभव के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यानी कि करंट का मान वोल्टेज के अनुसार ही बढ़ता है, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुपात में क्या होगा, करंट का मान भी बढ़ेगा दोस्तों। तो I प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं, या तो V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है दोस्तों। तो जब भी इस चिन्ह को आप हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे दोस्तों, तो एक नियतांक हमको मिलता है R, ठीक दोस्तों, एक नियतांक मिलता है R। इस नियतांक R को हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक दोस्तों। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, ठीक दोस्तों। तो एक नियत राशि मिलती है R, ठीक है। जब इस चिन्ह को हम हटाएंगे गणित में, तो हमको एक नियतांक मिलता है R, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो R इक्वल टू हमको मिलता है V/I, यानी कि वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है, इस अनुपात का मान हमेशा क्या होगा, नियत होगा। इस पॉइंट के लिए नियत होगा, इन दोनों पॉइंट के लिए भी इसका मान नियत होगा, इन दोनों पॉइंट के लिए भी नियत होगा। तो ये जो नियत राशि मिली है R, इसको ही हम कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है किसी चालक में ठीक है प्रवाहित धारा का मान उस चालक में आरोपित विभवांतर के समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं ओम्स लॉ या ओम का नियम, ठीक दोस्तों।
और ये जो हमको नियत राशि मिलती है, नियतांक मिलता है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। दोस्तों सूत्र रूप में क्या मिला? रेजिस्टेंस V/I मिला है, जिसको हम प्रतिरोध कह रहे हैं। तो क्या सूत्र रूप में उसका डेफिनेशन, मान लीजिए यहां पर करंट का मान 1 एम्पियर है, मान लीजिए करंट का मान कितना है? 1 एम्पियर, और यहाँ वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट है, मान लेते हैं कितना है? 1 वोल्ट है। तो जब किसी चालक तार में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं 1 वोल्ट पर, तो जो वहां पर जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं क्या? 1 ओम। उसे हम क्या कहते हैं? 1 ओम। रेजिस्टेंस का नियतांक या राशि जो उसकी होती है, मात्रक जो होता है, वो होता है ओम, क्योंकि ये नियम किसने दिया था? ओम ने दिया था, तो इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। इसलिए जो आर का जो मात्रक होता है ये भी क्या होता है? ओम। इस प्रकार शो करते हैं या लिखते हैं क्या? ओम। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गया परिभाषा, फिजिकली डेफिनेशन आर का V/I होता है। बट वास्तविक उसका होता क्या है प्रभाव? ये है क्या चीज दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, हर एक धातु में धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, कुछ धातु कम गर्म होते हैं, कुछ धातु अधिक गर्म होते हैं। ठीक दोस्तों, सभी धातु एक बराबर गर्म नहीं होते। कॉपर क्या है? सुगमता से धारा का प्रवाह करता है, ठीक है, लेकिन जो अलग धातुएं जो होती हैं वो उतनी सुगमता से धारा का प्रवाह नहीं करती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हर धातु में धारा प्रवाह होने के लिए क्या होती है? उनकी एक सीमा होती है दोस्तों। वो धारा का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, सुगमता से धारा प्रवाह नहीं करते। तो जो जितनी सुगमता से धारा प्रवाह करेगा, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वह चालक या वह धातु धारा के प्रवाह में कम प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। लेकिन जो धातु धारा के मार्ग में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे तो क्या होंगे? गर्म हो जाएंगे, वो हीट हो जाएंगे, यानी आसानी से धारा को प्रवाह होने नहीं देंगे। तो हमको अधिक विभवांतर आरोपित करना पड़ेगा। अधिक विभवांतर आरोपित करेंगे मतलब दोस्तों क्या है? अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी। अधिक एनर्जी देंगे दोस्तों तो चालक क्या होगा? जल्दी ही गर्म हो जाएगा। तो ये धारा के मार्ग में क्या कर रहा है? ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है दोस्तों। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट जो पदार्थ डालता है, पदार्थ के गुण होता है, वह धारा के मार्ग में कुछ न कुछ रुकावट डालता है, सुगमता से प्रवाहित नहीं होने देगा। तो वो जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है धारा के मार्ग में, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ठीक है, तो धारा प्रवाहित होने के लिए जो उसका विरोध करता है जो मटेरियल, इसको हम कहते हैं उसका प्रतिरोध। ये फिजिकल नॉलेज दोस्तों जानने के लिए। बट सूत्र रूप में क्या होता है? R=V/I। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गया बेसिक प्रतिरोध का। अब आगे हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है फ्रेंड, आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस में, इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध लगाया जाता है ताकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है वो सुरक्षित रहें। ठीक दोस्तों, अलग अलग मान धारा का हमको चाहिए होता है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग पॉइंट पर, इसलिए प्रतिरोध लगाया जाता है। प्रतिरोध मतलब क्या है? धारा के मार्ग में रुकावट होता है, फिजिकली उसका मीनिंग। ठीक है फ्रेंड, तो इसको पढ़ने से पहले एक समझिएगा आप, ठीक है, कि कोई भी चीज समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में कब होते हैं, पहले आप समझिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों फिर पहला नियम ये है कि अगर किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव समान है तो उसे समांतर क्रम कहते हैं। फ्रेंड बहुत ध्यान समझिएगा, किन्हीं दो बिंदुओं पर यदि विभव समान है, ठीक है, वोल्टेज समान है, करंट का हमको नहीं पता, वोल्टेज किन्हीं दोनों पॉइंट पर क्या है? समान है दो चीजों के लिए, तो उसे हम कहेंगे समांतर क्रम। समझने के लिए ऐसा है, मान लीजिए कि एक जगह पर मैंने एक बल्ब लगाया है इस प्रकार से, ठीक है, एक पॉइंट पर मैंने यहां पर टॉर्च या कुछ भी रेडियो या कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस मैंने यहां फिट कर दिया है, ठीक है, और एक पॉइंट पर मैंने तीसरा कुछ और अन्य कुछ भी चीज, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जर मैंने लगा दिया है यहां पर, ठीक है, चार्जर अप्लाई कर दिया है इस प्रकार से। ठीक है, तो फ्रेंड ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इनको हम जोड़ते हैं बैटरी से। ठीक है, इनको हम जोड़ते हैं बैटरी से।
तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर तीन चीजें हैं, 1 2 3। पहला इलेक्ट्रिक बल्ब है, दूसरा ट्रांजिस्टर है, तीसरा इलेक्ट्रिक चार्जर है। तीनों को मैंने इस इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इनमें कॉमन क्या चीज है, इसका बल्ब का भी एक सीधा कनेक्ट है पॉइंट ए से और दूसरा कनेक्ट है पॉइंट बी से, ठीक है। ट्रांजिस्टर का भी एक सीधा कनेक्ट है पॉइंट ए से, दूसरा कनेक्ट है पॉइंट बी से। चार्जर का भी पहला सीधा कनेक्ट है किससे, पॉइंट ए से, और दूसरा कनेक्ट है किससे, पॉइंट बी से। तो तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मैंने लिए हैं, लेकिन तीनों के फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि शुरुआती पॉइंट और अंतिम पॉइंट, ठीक है, तीनों का सेम है। तीनों का शुरुआती पॉइंट बिंदु ए है और तीनों का अंतिम पॉइंट बिंदु बी है। क्लियर है? तो देखिए, अगर किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव समान हो तो उसे समांतर क्रम कहते हैं। चूंकि तीनों बिंदुओं का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, इसका मतलब तीनों बिंदुओं पर जो वोल्टेज लगेगा, यहां भी प्लस किया और ये क्या हुआ, यहां क्या मिला, माइनस। तो तीनों को वो समान रूप से मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये भी इसी पॉइंट से कनेक्ट है, ये भी इसी पॉइंट से कनेक्ट है, ये भी इसी पॉइंट से। तो ये प्लस जितना यहां पर होगा विभव का मान, यही विभव का मान तीनों को मिलेगा शुरुआती में। यहां जितना विभव का मान होगा माइनस पे, ठीक है, वो तीनों को बराबर मिलेगा दोस्तों। तो तीनों चूंकि सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब तीनों में विभव का मान क्या है, सेम है। यहां भी V है, यहां भी V है, यहां भी क्या है, V है। तो ऐसे क्रम को हम कहते हैं दोस्तों क्या, समांतर क्रम, ठीक है, इसको हम कहते हैं समांतर क्रम। क्लियर है? अब फ्रेंड नेक्स्ट है, सेकंड है, अगर किन्हीं दो बिंदुओं पर धारा समान है, धारा समान है, तो उससे श्रेणी क्रम कहेंगे। ठीक है फ्रेंड? अब मान लीजिए यहां पर मैंने एक बल्ब लिया, एक ट्रांजिस्टर लिया और एक इलेक्ट्रिक चार्जर ले लिया दोस्तों, ठीक है। इनको मैंने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक सर्किट से इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, यहां धारा प्रवाहित होगी आई इस सर्किट में, ए से बी के बीच में। तो फ्रेंड, जितनी करंट इस बल्ब से होकर प्रवाहित होगी, वही करंट आगे जाएगी, वही प्रवाहित किसमें होगी, ट्रांजिस्टर में, वही करंट आगे निकलेगी और किसमें प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रिक चार्जर में। यानी कि तीनों इंस्ट्रूमेंट को मिलने वाला करंट क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। तो दोस्तों, जहां करंट दोनों पॉइंट पर समान हो, इसे हम कहते हैं कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। ठीक है फ्रेंड? तो इन बातों का ध्यान रखना है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। समांतर क्रम में विभव सेम होगा और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो आगे हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो दोस्तों, पहला है श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। इनको हमने श्रेणी क्रम में इस प्रकार से ज्वाइन कर दिया। दोस्तों देखिए, प्रतिरोध है कहने का मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है, बल्ब या ट्रांजिस्टर या चार्जर, कुछ भी चीज आप इलेक्ट्रिक सर्किट में आप जोड़ेंगे ना, तो हर एक चीज धारा का कुछ ना कुछ विरोध करता है, धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए चीजें क्या होती है, गर्म हो जाती हैं वो। ठीक है, यानी सबका अपना क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई तीन चीज यहां पर लगाया है, तीनों का अपना क्या है, एक प्रतिरोध है मान लेते हैं। ठीक है, तो R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हो गए। ये दोस्तों किस क्रम में जुड़े हैं, तो यहां से धारा जो प्रवाहित होगी, देखिए यही धारा यहां से प्रवाहित होगी, आगे निकलेगी तो R2 से जाएगी, फिर आगे निकलेगी तो R3 से। धारा का और अलग कोई मार्ग नहीं है, उसी मार्ग से होकर जाना पड़ेगा, यानी धारा सभी में क्या होगी, समान होगी। ठीक है फ्रेंड? तो R1, R2, R3 को मैंने कनेक्ट कर दिया। हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में लास्ट क्लास में कि R इक्वल टू कितना होता है, V/I होता है। ठीक है फ्रेंड? चलिए, अब चूंकि ये श्रेणी क्रम में है,
तो यदि हमको मान लीजिए कि इस पूरे सर्किट का कुल प्रतिरोध निकालना है R, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो हमको मिलेगा फाइनल रिजल्ट, लेकिन दोस्तों इसको हमको डिराइव कैसे करना है इसको हम आगे अभी देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो फ्रेंड इन तीनों केस में हमको समान क्या मिल रहा है, धारा समान मिल रहा है, परंतु देखिए क्या इन तीनों रजिस्टर्स में क्या विभव का मान समान है, जी नहीं, विभव का मान समान नहीं है। तो विभव का मान समान दोस्तों क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग है। ये R1 यहां शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, R2 यहां शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, R3 यहां शुरू हो रहा है, यहां खत्म। तो तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग है, इसलिए तीनों में विभव का मान कितना होगा, V1 प्लस V2 और क्या होगा V3। तीनों में ही विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि इनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग है दोस्तों। तो कुल वोल्टेज का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है फ्रेंड, वोल्टेज तीनों में अलग है, परंतु तीनों में धारा का मान कितना है, I, क्योंकि तीनों से धारा सेम फ्लो करके जाएगी, क्योंकि एक ही मार्ग है धारा के पास। ठीक है दोस्तों, तो R इज इक्वल टू V अपन I होता है, तो V इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, I इंटू R मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो V का मान कितना होता है, I इंटू R, जहां R क्या है कुल प्रतिरोध और I क्या है धारा। V1 का मान दोस्तों कितना होगा, I इंटू R1। देखिए करंट सेम है तीनों में, इसलिए यहाँ पर I1 I2 I3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। तो I R1 हो गया, V2 कितना हो गया, I R2, V3 कितना हो गया, I R3। ठीक है फ्रेंड, तो I इंटू R हो गया, तीनों में कॉमन क्या निकला, I, तीनों में I कॉमन निकल गया, अंदर कितना बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जो होता है कुल प्रतिरोध या वो क्या होता है, वो सभी के अलग अलग प्रतिरोधों क्या होता है, योग होता है। तो R इक्वल टू क्या मिलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है फ्रेंड, अगला हम देखते हैं क्या, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए फ्रेंड, यहां पर जो प्रतिरोध R1, R2, R3 इस प्रकार से जोड़े गए हैं सर्किट में कि तीनों का विभव यहां पर समान हमको देखने मिलेगा। फ्रेंड कैसे हम देखते हैं यहां पर, तो देखिए जो R1 है, R1 का स्टार्टिंग पॉइंट A है, एंड पॉइंट B है। R2 का भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है A और एंड पॉइंट क्या है B। R3 का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है A और एंड पॉइंट क्या है B, यानी कि तीनों ही प्रतिरोधों की स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, समान है। तो ऐसे कंडीशन में जब तीनों के ही किसी के भी स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट समान होते हैं, तो तीनों पर आरोपित विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो फ्रेंड समांतर क्रम में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विभव का मान क्या होता है, सभी में समान, यानी यहाँ भी कितना होगा विभव V, यहाँ भी V और यहाँ भी V। परंतु दोस्तों जो करंट इस सर्किट में प्रवाहित होगी, जब वो इस पॉइंट A पर पहुंचेगी, तो देखिए इस करंट को तीन डायरेक्शन मिलते हैं दोस्तों, एक ऊपर की ओर, एक मिडिल में और एक नीचे की ओर। तो दोस्तों जो करंट है I, ये तीन भागों में डिवाइड हो जाती है, I1 में, I2 में और I3 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि हमको कुल करंट निकालना हो I का मान, तो कुल करंट कितना होगा यहाँ पर, यह होगा I1 प्लस I2 प्लस कितना होगा I3। तो हम फ्रेंड पहले पढ़ चुके हैं, R इज इक्वल टू कितना होता है, V अपान I होता है। ठीक है फ्रेंड, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, आगे हम इसको देखें तो ये होगा V अपान R होगा। तो I का मान हमको यहाँ पर रखना है, तो I का मान कितना हो गया, V अपान R। तो दोस्तों I1 का मान कितना होगा, तो ये कितना होगा, V अपान R1। यहाँ पर देखिए मैं V1 नहीं लिख रहा हूं, क्यों V1 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि V का मान सभी के लिए क्या है, समान है। तो ये हो गया V अपान R1। I2 कितना होगा, तो ये होगा V अपान R2 और I3 कितना होगा, तो ये होगा V अपान कितना, R3। तो फ्रेंड्स में कॉमन क्या निकलेगा, V अपान R हो गया, कॉमन निकलेगा यहाँ पर V, अंदर कितना बच गया, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो V और V कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमको मिलता है 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर इसको हम सॉल्व करके R का मान हम निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों ये हो गया समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। आगे हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में प्रतिरोधों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड।